वेलकम स्टूडेंट, स्वागत है आप सबका हमारे चैनल में बीके गैलेक्सियन में। और आज हम लोग चल रहे हैं चैप्टर 10 का पार्ट 2 है प्रकाश परावर्तन एवं अपवर्तन सतह पर, है ना। तो आपको चैनल पर नए हैं तो आप सब्सक्राइब करिए और नहीं करते तो नहीं करिए, कोई दिक्कत नहीं, है ना। तो समतल दर्पण यहाँ का टॉपिक है, सीधा हम लोग टॉपिक चलते हैं, नो ड्रामा, ठीक है। चलिए, तो सबसे पहले हम लोग पढ़ चुके हैं, उसको बता देता हूँ क्योंकि थोड़ा बहुत जानकारी है कि हम लोग परावर्तन के नियम पढ़ चुके हैं, है ना। उसको पार्ट 1 में देख लीजिए आप लोग। चलिए पार्ट 2 में चलते हैं। तो ये हम लोग पूरा पुस्तक के हिसाब से टॉपिक टू टॉपिक ही चलते हैं, है ना। चलिए, हमारा थर्ड टॉपिक यहाँ पर देखिए कि समतल दर्पण द्वारा बने आभासी प्रतिबिंब की दूरी। ये अब एक्चुअली टॉपिक क्या है, कैसे प्रश्न उत्तर आता है। तो सिद्ध कीजिए कि प्रतिबिंब की दूरी समतल दर्पण से उतनी ही है जितनी की वस्तु की। मतलब क्या बोला जा रहा है, ये दर्पण है, क्या है, दर्पण, और दर्पण के सामने में कोई वस्तु है, तो वस्तु और दर्पण की जो दूरी होती है वही ये प्रतिबिंब बना हुआ है। ये क्या है, प्रतिबिंब है ना। तो प्रतिबिंब और दर्पण के बीच की दूरी, यहाँ वस्तु रखेंगे, दर्पण के पीछे प्रतिबिंब बनेगा ना, ठीक है, आभासी प्रतिबिंब बनेगा। तो दर्पण और वस्तु की दूरी जितनी है उतनी ही दूरी दर्पण और प्रतिबिंब की है, यही सिद्ध करके दिखाया, ऐसा बोला जा रहा है ना। चलिए, तो समतल दर्पण द्वारा बने आभासी प्रतिबिंब की दूरी, यह हमारा पॉइंट का नाम है। और सिद्ध कीजिए कि प्रतिबिंब की दूरी समतल दर्पण से उतनी ही है जितनी की वस्तु की। चलिए, तो छोटी छोटी बातों से होते होते चलते जाएंगे, बहुत ही क्लियर तरीके से आपको समझ आएगा। चलिए, तो इसको समझने के लिए आपको सबसे पहले ये जो चित्र बनाया है उस चित्र में आपको जानना है कि मैंने किसको क्या मानी है, ठीक है। तो सबसे पहले बताता हूँ कि एक दर्पण है ना। हमारे पास एक दर्पण है जिसको हम लोग मान लेते हैं एम और एम डैश मान लेते हैं, एम और क्या मान लेते हैं, एम डैश मान लेते हैं इसको, ठीक है। दर्पण है ये मान, एकदम सिंपल बताते जा रहा हूँ, है ना। और एक वस्तु है जिसको हम लोग मुख्य बिंदु ओ मान लेते हैं, है ना। और हमारे पास, है ना, यहाँ अभिलंब और यहाँ पर जो कोण बना है उसके बीच की दूरी को हम लोग इसको बिंदु, इस बिंदु को हम लोग ए मानते हैं, इस बिंदु को हम लोग बी मान लेते हैं, यहाँ जा रही है उसको सी मान लेते हैं, ठीक है। और यहाँ बीच में एक अभिलंब ऐसा और बनेगा, ठीक है। इस अभिलंब को हम लोग मान लेते हैं एन, क्या मानते हैं, एम। अब देखिए, सभी जितना भी मैं बता रहा हूँ सब इसी के ऊपर है। अच्छा, ये कौन है, कौन को आई मान लेते हैं, कौन आई, इसको कौन आर मान लेते हैं, ठीक है, ओके। अब ये भी, ये कब, ये परावर्तन, इसीलिए मैंने पहले परावर्तन को पढ़ाया है। तो परावर्तन के बाद, परावर्तन में मैंने बताया था कि कोई प्रकाश किरण यहाँ से जाती है कि समतल दर्पण से परावर्तित हो जाती है, तो यहाँ पर बनता है, इसको बोलते हैं कोण आई, कोण आर, मतलब आपतन कोण और परावर्तन कोण, ठीक है। ये आपतन कोण परावर्तन कोण है ना। चलिए, अब हम लोग चलते हैं हमारे डायरेक्टली सवाल में, सीधे यहाँ शुरू करते हैं कि परावर्तन के नियम के अनुसार, परावर्तन के नियमानुसार प्रकाश किरण ये यहाँ से प्रकाश किरण जा रही है, यहाँ से ओ से जा रही है, ओ, और कहाँ जा रही है, ए में, ए बिंदु में जा रही है। बात क्लियर हो रही है। तो परावर्तन के नियम अनुसार प्रकाश किरण ओ ए दर्पण पर टकराकर, एकदम सिंपल सुनिए, दर्पण पर टकराकर परावर्तन के पश्चात ओ ए, किरण ओ ए, है ना, दर्पण पर टकराकर परावर्तन के पश्चात ए सी दिशा में चली जाती है। यहाँ पर सी माना हूं मैं ना, ए सी दिशा में चली जाती है। परावर्तन के पश्चात ए सी दिशा में चली जाती है, ठीक है। तथा दूसरी किरण देखिए, यहाँ से दो किरण जाती है, आप लोग जानते हो किसी भी स्रोत से दो किरण को हम लोग आभास करते हैं, ठीक है। मतलब दो ही, जब भी सवाल बनाते हैं, कुछ भी करते हैं, तो यहाँ से दो किरण ही इफेक्ट डालता है ना। एक किरण यहाँ से जा रहा है और एक किरण यहाँ से जा रहा है। तो ये किरण कहाँ जा रहा है भाई, ये कौन सी किरण है, ओ बी किरण है ना। तथा दूसरी किरण ओ बी परावर्तन के पश्चात, अब देखो, ये दर्पण के बीचों बीच है, तो ये अगर इधर जाती है तो वापस आएगा ना, ये किधर परावर्तित नहीं होगी, सीधा ये डायरेक्टली बीच में है, इसलिए क्या हो जाएगी। तथा दूसरी किरण ओ बी, ये ओ बी है, ओ बी परावर्तन के पश्चात उसी दिशा में लौट जाती है, उसी दिशा में लौट जाती हैं।
लौट जाती है। अब इसको नॉर्मल आपको लिखना जरूरी है ना, क्योंकि बताना जरूरी है ना कि हम लोग क्या किया है। चलिए अब हमारा जो टॉपिक है वहाँ से चलते हैं, है ना, कि दोनों किरण, यहाँ से अब पैराग्राफ चेंज करिए, यहाँ से लिखिए, मेरे पास जगह नहीं इसलिए यहाँ पर लिख रहा हूँ, है ना, कि दोनों किरण ए सी व ओ बी, ये ए सी और ओ बी, ठीक है। अब आपको बता देता हूँ, यहाँ पर कन्फ्यूजन होती है कि जाने को, एक बार मैंने ऐसे ऐसे इधर का चिन्ह डाला है और एक बार मैंने इधर का चिन्ह डाला है। इसका मतलब क्या है कि प्रकाश जा रही है तो ओ बी किरण जा रही बोलेंगे, है ना, और प्रकाश आ रही बोलेंगे तो ओ बी किरण ही आ रही है या तो बी ओ किरण आ रही है। बात समझ रही है आपको? बात समझ रही है ना? यहाँ पर दो किरण है, एक जाने वाला एक आने वाला, इसलिए यहाँ पर दो चिन्ह लगा हुआ है और इसमें केवल एक चिन्ह लगाएंगे ऐसे, ये, ठीक है, ओके। चलिए तो दोनों किरण क्या है, ओ बी और ए सी ओ बी व ए सी को दर्पण के पीछे बढ़ाने पर, दर्पण के पीछे बढ़ाने पर, है ना। अब इसको मैं इधर बढ़ा रहा हूँ, ये देखो ऐसे, है ना, और इसको मैं इधर बढ़ा रहा हूँ ऐसे। बात समझ रही है आपको? आ रही ना? एकदम क्लियर हो रही है बात मेरी, है ना? एक बार फिर से बताता हूँ कि दो किरण लिख दें, यहाँ पर दोनों लिख देना, दोनों किरण ए सी व ओ बी, ये ओ बी है, ओ बी को दर्पण के पीछे बढ़ाने पर, ये दर्पण के पीछे बढ़ाने पर, ठीक है, बिंदु आई पर मिलती है, जिन, हाँ चलो छोड़ो, हाँ, तो बिंदु आई, इसको आई मान लेते हैं फिर, है ना। हाँ, तो प्रवर्तन के नियम के अनुसार यहाँ पर सब बता दिया मैंने कि दो किरण ए सी और क्या है ओ बी है, वो दर्पण के पीछे बढ़ाने पर बिंदु आई पर मिलते हैं, बिंदु आई पर क्या होते हैं, दोनों मिलते हैं, यहाँ पर मिल गए, ठीक है ना, जो कि वस्तु का आभासी प्रतिबिंब है, जो कि वस्तु का कौन सा प्रतिबिंब है, आभासी प्रतिबिंब है। बस क्लियर हो गया आपको? चलिए तो अब हम लोग चलते हैं आगे, चित्र के अनुसार देखिए कि आपतन कोण क्या है हमारे पास और अपवर्तन कोण क्या है, सबको देखना लाइन से, है ना। ये आपतित किरण है और आपतित किरण और अभिलंब के बीच बना हुआ कौन कहलाता है, आपतन कोण, ओके। परावर्तित किरण और अभिलंब के बीच बना हुआ कौन कहलाता है, परावर्तन कोण। ये क्लियर हो गया आपको? तो आपतन कोण कौन है, आपतन कोण है ओ ए एन, ये बिंदु ए है ना, ए को यहाँ पर लिख दो तो ऐसा मत समझना है, ये बिंदु ए है, ठीक है, ओ ए एन, ठीक। और परावर्तन कोण कौन सा है भाई, एन ए सी, ये परावर्तन कोण है। बात समझिए आपको? चलिए तो चित्रानुसार आपतन कोण ओ ए एन, आपतन कोण, ये कोनाई का मान, ठीक है, ये कोनाई लिखा हूँ, ये आपतन कोण है ना, बराबर आई, ठीक, ये तो हो गया आपको, है ना। अब यहीं पर देखो एक चीज़ और बता रहा हूँ मैं आपको, है ना, कि ओ ए एन बराबर आई। अब कोण बी ओ ए, फिर से देखिए बी ओ ए, कोण बी ओ ए। अब ये सर कहाँ से लाएं, तो बता दूं कि गणित में आप नियम पढ़े होंगे कि यहाँ ये वाला कोण और ये वाला कोण है, ये एकांतर कोण है। कौन सा कोण है, एकांतर कोण है। बात समझिए आपको, कौन सा कोण है भाई, एकांतर कोण है, ठीक है। आप लोग पढ़े होंगे बहुत जगह, ऐसे चित्र में ऐसा बना हुआ है, ये इस तरफ से ऐसे है, तो यहाँ पर ऐसा बना है, तो ये कोण और ये कोण, ये दोनों कोण, ये एकांतर कोण है, ठीक है। तो कोण बी ओ ए बराबर आई, यहाँ पर आई लिखा हूँ ना, पहले से लिख दिया हूँ मैंने, ठीक है, बता दिया मैंने पहले आई, हाँ। तो ओ ए एन बराबर कोण आई, ये तो जानते हैं हम लोग, और बी ओ ए बराबर भी कोण आई, क्यों,
क्योंकि भैया कौन सा कोण है, एकांतर कोण से, ठीक है, कौन से एकांतर कोण से। इसको समीकरण 1 मान लेते हैं, ठीक है। दूसरा देखिए, यहाँ पर लिख देता हूँ, आपतन कोण हो गया ना, परावर्तन कोण, परावर्तन कोण। तो परावर्तन कोण कौन है हमारे पास, NAC, NAC। तो कोण NAC बराबर कोण R। अब बता देता हूँ आपको कि यहाँ से ऐसा एक डेस कटा हुआ है, ऐसे कटा हुआ है, यहाँ पर कोण R है, और यहाँ पर देखो, यहाँ पर फिर एक R है। मैं अच्छी तरह से बता देता हूँ, है ना। ये और ये और ये और ये एकांतर कोण हो गया, और ये आपको ध्यान देखना है, ये क्रॉस कर देता हूँ, ये और ये संगत कोण होता है, जैसे कि ये और ये संगत कोण होता है, ऐसे ही ना, ये और ये हो गया आपका संगत कोण। तो कोण NAC बराबर R है, तो BIA कोण BIA बराबर R। क्यों, संगत कोण से, संगत कोण से। क्लियर होगी बात मेरी। को समीकरण 2 मान लेते हैं, ऐसे मान लेते हैं, कल क्या पता यूज हो जाएगा, है ना। चलिए, अब हम लोग तो जानते हैं परावर्तन के नियमानुसार, परावर्तन के नियमानुसार क्या है भाई, परावर्तन के नियमानुसार होता है कोण I बराबर कोण R। आप जानते हो कोण I का मान आपतन कोण का मान के बराबर क्या होता है, परावर्तन कोण का मान होता है ना, ठीक। अब देखिए हमारे पास क्या क्या है, कैसे है, सबको ध्यान से देखते हैं, ठीक है। समीकरण 1 किसको मानते हैं, समीकरण 2 किसको मानते हैं, अच्छा इसको समीकरण 3 मान लेते हैं, समीकरण 3 मान लेते हैं, ठीक है। कोण I का मान और कोण R का मान क्या होता है, बराबर होता है, इसको, ठीक है, इसको समीकरण 3 मान लेते हैं। अब हम लोग करते हैं समीकरण 1, यहाँ पर लिखना आप लोग समीकरण 1, 2 एवं 3 से, है ना। अब क्या क्या हो रहा है उसको आपको ध्यान से देखना है ना। मैं एक त्रिभुज के बारे में बता रहा हूँ, कौन सा त्रिभुज है, कौन सा त्रिभुज, इसको ध्यान से देखना है ना। त्रिभुज BOA, अब बताता हूँ उसको ध्यान सुनना, BOA ये पूरा त्रिभुज है, ठीक। व त्रिभुज BIA, अब देखिए BOA एक त्रिभुज हो गया, इतना एक त्रिभुज हो गया, और BIA ये दूसरा त्रिभुज हो गया। इन दोनों में देखते हैं हम लोग, ठीक है। समीकरण 1, 2, 3 के आधार पर देखते हैं। चलिए, क्लियर हो गया ये हम लोग कौन कौन से त्रिभुज में देखने वाले हैं वो, है ना। चलिए, समीकरण 1 एवं 2 एवं 3 से, है ना। यहाँ पर लिखना आप लोग को त्रिभुज BOA व त्रिभुज BIA में, इसको समझा दिया मैं, है ना। चलिए, तो क्या क्या है दोनों त्रिभुज में देखते हैं हम लोग ध्यान से, है ना। कि सबसे पहले मैं लिख रहा हूँ उसको ध्यान देखना कि कोण BOA ये हमारे पास कहाँ है। तो कोण BOA का मान क्या था, कोण I था, कोण I आपतन कोण, ठीक है। क्योंकि ये कहाँ से आया था वही बता देता हूँ कि कोण I बराबर ये वाला कोण I, क्योंकि ये एकांतर कोण था। कौन सा कोण था, यहाँ एकांतर कोण से आया था, ठीक है। BOA यहाँ पर BOA है ना, उसका मान I था, ठीक है। BOA बराबर कोण BIA, BOA बराबर कोण BIA, यहाँ पर लिखा हूँ मैंने, है ना, लिखा है मैंने, है ना, कि BIA। देखिए, कोण BOA बराबर कोण BIA क्यों लिखा हूँ, क्योंकि कोण I बराबर कोण R होता है ना, परावर्तन के नियमानुसार। कैसे, कि यहाँ पर कोण I ये है, और इसको मैंने क्या माना था, कोण R। ये कहाँ से आया था, ये देखो, ये संगत कोण था, कोण R, ये वाला कोण R है ना, ये वाला कोण R है, इसका संगत कोण था। और ये I कहाँ से आया था, इसका एकांतर कोण था, ठीक है। तो कोण I का मान बराबर होता है R का मान, तो ये तो सिद्ध हो गया कि कोई I का मान कोण R के बराबर होता है, इसलिए हम लोग लिखे हैं BOA बराबर BIA, ये हो गया, ठीक। दूसरा देखते हैं, दूसरा मैं लिख रहा हूँ, ध्यान सुनना, कि कोण OBA
ओ बी ए, यहाँ पर भी एक कोण बना है ऐसे, कोण ओ बी ए बराबर कोण आई बी ए। अब देखिए आई बी ए, बात समझ रही है आपको, ओ बी ए बराबर कोण आई बी ए। अब ये दोनों जने क्यों बराबर है? अरे भाई ओ बी ए एक तरफ एक कोण बन गई, इतना कोण बन गया, ऐसे यहाँ पर बना है एक कोण, ठीक, और यहाँ पर बना है आई बी ए, यहाँ पर भी एक कोण बना है, तो ये दोनों जने बराबर क्यों? क्योंकि लंब पर कौन सा 90 अंश का कोण इधर भी बना है, 90 अंश का कोण भी इधर भी बना है, इसलिए ठीक है, इसको कोष्टक में लिखना, ठीक है। इसलिए क्या लिखेंगे कि अभिलंब द्वारा 90 अंश का कोण बना, ठीक है, ये लिखेंगे। ये तो हो गया। अब आप लोग देखेंगे कि हमारे पास ये देखिए बी ए, देखिए ये त्रिभुज है हमारे पास, त्रिभुज क्या है हमारे पास, ओ बी ए और आई बी ए है, दोनों उभयनिष्ठ अभिभुज खोजते हैं, तो आई ए भुजा थोड़ी उभयनिष्ठ है, नहीं है, ए ओ ये भी नहीं है, ओ बी ये भी नहीं है, आई बी ये भी नहीं, तो ए बी भुजा है इस कोण में भी है, सॉरी इस त्रिभुज में भी है, और बी ए भुजा इस त्रिभुज में भी है, दोनों जने में है, तो कौन एक समीकरण 1 2 3 सबसे निकाले ना हम लोग, ठीक है। तो इनमें देखें तो उभयनिष्ठ भुजा कौन है, ए बी एक उभयनिष्ठ भुजा है ना, इसका भी और इसका भी, तो ए बी एक उभयनिष्ठ भुजा है बराबर ए बी, इसको लिख देना आप लोग उभयनिष्ठ भुजा। क्लियर हो गया आपको, है ना, उभयनिष्ठ भुजा, है ना। अब अपने को क्या करना है कि कोण भुजा कोण प्रमेय, ये आप लोग गणित पढ़े होंगे, कोण भुजा कोण प्रमेय से दोनों त्रिभुज एक दूसरे के सर्वांग सम होंगे, अर्थात सर्वांग सम प्रमेय से, कोण भुजा कोण प्रमेय या सर्वांग सम प्रमेय से, सर्वांग सम प्रमेय से क्या, ठीक है, त्रिभुज बी ओ ए, ये लिखा हूँ यहाँ पर, ये बी ओ ए बराबर कोण आई बी ए, सॉरी त्रिभुज बी आई ए, ये पर बी आई है ना यहाँ पास, ठीक है, बी आई ए, ये दोनों त्रिभुज बराबर हो गया, है ना। और कोण के बारे में देखें तो कोण ओ ए बी बराबर आई ए बी, ओ ए बी कौन है, ओ ए बी और आई ए बी, ये दोनों जने फिर बराबर है, कोण भुजा कोण प्रमेय से जी, ठीक है। ये कोण भुजा कोण प्रमेय गणित में जाएगी अच्छे से, है ना। तो कोण प्रमेय कोण प्रमेय से क्या होगा कि एक चीज़ तो यहाँ पर हो गया, एक चीज़ तो क्लियर हो गया, क्या क्लियर हो गया कि कोण बी ओ ए, सॉरी त्रिभुज बी ओ ए और बी आई ए, ये दोनों बराबर है, कोण भुजा कोण प्रमेय से, ठीक है। तो और देखिए कि कोण हमारे पास क्या है, कोण ये आई ए बी एक कोण है यहाँ पर, और ओ ए बी यहाँ पर एक कोण है, यहाँ पर दोनों कोण हैं, वो दोनों कोण क्या हो जाएगा, बराबर हो जाएगा, इसलिए यहाँ पर मैं लिखा हूँ कि कोण ओ ए बी बराबर, ऊपर आई है, आई ए बी, ये हो गया, ठीक है ना। ये दोनों ये क्यों बराबर है कि त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180 अंश होता है, यहाँ पर लिख दीजिएगा, ठीक है। अतः यहाँ सिद्ध होता है क्योंकि कोण ये जो कोण है, ये जो कोण है ना, इसका मान बराबर है ना, ये त्रिभुज का मान भी बराबर है, ये त्रिभुज हमारे पास बी आई ए है, ये बी आई ए है ना, और त्रिभुज ऊपर देखते हैं थोड़ा से, त्रिभुज बी आई ए है, वह त्रिभुज बी ओ ए या ओ ए बी के बराबर है, तो इससे ये सिद्ध हो गया कि यहाँ से यहाँ तक की दूरी क्या है, बराबर है, ठीक है। ये तो क्लियर हो गया आपको, है ना। तो आपको लास्ट टाइम क्या लिखना है कि
अतः अतः यह सिद्ध होता है कि प्रतिबिंब की दूरी समतल दर्पण से उतनी ही दूरी पर है जितनी दूरी पर वस्तु है। क्लियर, इतना लिखेंगे। चलिए, तो आगे का जो टॉपिक है वो भी बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक है और बहुत ही पेचीदा टॉपिक है, तो ध्यान सुनिएगा कि पूर्ण प्रतिबिंब बनाने के लिए किस के लिए कितनी लंबाई की दर्पण की आवश्यकता होगी। ये आपका पृष्ठ क्रमांक 1663 एंड टॉपिक नंबर 10.3.1। पूर्ण प्रतिबिंब बनाने के लिए कितनी लंबाई की दर्पण की आवश्यकता होगी। तो ये तो कोई बड़ी बात नहीं है, आपका क्वेश्चन ऐसा नहीं आएगा। आपका क्वेश्चन कैसे आएगा उसको बताता हूँ, पुस्तक में नहीं दिया रहता है ना, कि सिद्ध कीजिए कि किसी वस्तु का पूर्ण प्रतिबिंब प्राप्त करने के लिए, कोई भी वस्तु है उसका पूर्ण प्रतिबिंब प्राप्त करने के लिए उस वस्तु की आधी लंबाई की आवश्यकता होती है ना। अब इसका मतलब भी नहीं समझिए तो और देखिए, सिद्ध कीजिए कि अपना पूर्ण प्रतिबिंब देखने के लिए समतल दर्पण की लंबाई व्यक्ति की लंबाई की आधी होगी। अब इसको और डिटेल बताता हूँ कि मान लीजिए ये व्यक्ति है, ये व्यक्ति और ये एक समतल दर्पण है, ये क्या है, समतल दर्पण है। तो इस व्यक्ति को अपना प्रतिबिंब दिखने, देखिए दोनों प्रतिबिंब थोड़ा अलग अलग दिख रहा है, व्यक्ति अलग अलग दिख रहा है, लेकिन बता दूं मैं ये दोनों एक ही व्यक्ति है ना। ये इसका प्रतिबिंब है, ये व्यक्ति है ना, और ये व्यक्ति का क्या है, प्रतिबिंब है। ठीक है, चलिए, तो ये व्यक्ति का प्रतिबिंब इस दर्पण में देखना है, तो इस व्यक्ति को पूरे दर्पण की जरूरत पड़ेगी कि आधे दर्पण की जरूरत पड़ेगी, ये पूछा जा रहा है इसमें। तो बात यह है कि इस व्यक्ति को अपना पूर्ण प्रतिबिंब दिखने के लिए केवल और केवल आधे दर्पण की जरूरत पड़ेगी। मतलब उस वस्तु की आधी लंबाई की आवश्यकता होगी, है ना। सिद्ध कीजिए कि इस वस्तु का पूर्ण प्रतिबिंब प्राप्त करने के, इस वस्तु का पूर्ण प्रतिबिंब प्राप्त करने के लिए उस वस्तु की आधी लंबाई की, उस वस्तु की कितनी लंबाई की, उस वस्तु की कितनी लंबाई की, आधी लंबाई की आवश्यकता पड़ेगी। मतलब किसी वस्तु की पूर्ण प्रतिबिंब प्राप्त करने के लिए उस वस्तु की आधी लंबाई की आवश्यकता होगी। इसका मतलब यह है उस वस्तु की आधी लंबाई की दर्पण की आवश्यकता होगी, दर्पण की आवश्यकता होगी। तो इस व्यक्ति का लंबाई मान जाए 10 सेंटीमीटर है, एग्जाम्पल 10 सेंटीमीटर तो होता नहीं है ना, इसका एग्जाम्पल के बता रहा हूँ। चल 10 मीटर है ना, 10, चलो 6 फीट है, 6 फीट है, तो उसको कितने फीट की दर्पण की आवश्यकता पड़ेगी, 3 फीट की आवश्यकता पड़ेगी। बस यही समझ सिद्ध करना है अपने को कि केवल इतने ही दर्पण में, पूरे दर्पण की जरूरत नहीं पड़ेगी, इतने ही दर्पण में पूरा पूरा वो सीट से लेकर पैर तक देख सकता है। अब इतने देर तक मैं केवल आपको क्वेश्चन ही समझा रहा था। चलिए, तो अब हम लोग चलते हैं सीधा उसके डिटेल्स में कि आपको क्या बताना है, कैसे बताना है, आप देखते रहिए। ठीक है, चलिए, तो चित्रानुसार देखते हैं हम लोग, चित्रानुसार है ना, कि दर्पण, अच्छा मैंने क्या क्या माना उसको बताता हूँ। कि दर्पण को मैंने माना एम और एम डैश, ठीक है, एम और एम डैश माना है ना, और ये आगे मैं बताते जाऊँगा, डिटेल्स होते जाएगा। तो दर्पण को एम और एम डैश माना, व्यक्ति को मैंने एफ माना और उसके प्रतिबिंब को एफ डैश माना, ठीक है, और एक प्रतिबिंब एच है, उसको यहाँ पर एच डैश मानेंगे। अभी छोड़ उसको, आगे चलते हैं। कि देखिए कि दर्पण एकदम सिंपल दर्पण एम डैश का, एम और एम डैश का पी क्यू वाला भाग है ना, केवल पी और ये क्यू, ये वाला बिंदु क्यू, ये वाला पी, ये पूरा पी और पी से लेकर यहाँ तक लास्ट है, लेकिन केवल पी और क्यू वाला भाग है ना, व्यक्ति के पूर्ण प्रतिबिंब देखने के लिए पर्याप्त है। ये आपको परीक्षा में लिखना नहीं है ना, मैं आपको समझाने के लिए लिख रहा हूँ, है ना, कि दर्पण का दर्पण एम डैश ये पूरे है ना, उसका केवल पी क्यू वाला भाग व्यक्ति के पूर्ण प्रतिबिंब देखने के लिए पर्याप्त है। ठीक है, लिखेंगे तो भी चलेगा, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, अब हम लोग देखते हैं त्रिभुज एच पी ई। अब देखिए हमारे पास क्या है, एच है और ये पी है और ये ई है। तो आपको बता दूं कि उसके शीर्ष से, व्यक्ति के शीर्ष से एक किरण जाती है, ऐसी किरण जाती है, और वो टकरा कर व्यक्ति के
नेत्र में आती है, मतलब पहला प्रकाश है। आप जानते हो कि जब भी हम लोग बात करेंगे दो प्रकाश के बारे में बात करेंगे, कोई प्रकाश जाता है, दो प्रकाश जाता है, ठीक है, मतलब पूरा उसके अंतर्गत बहुत सारे प्रकाश जाते हैं अंदर में, ठीक है, लेकिन हम दो जगह को ही हम लोग पॉइंट बनाते हैं, है ना। तो एच यहाँ से गया, यहाँ टकराया दर्पण में, और उसका यहाँ पर कहाँ पर आया, वो व्यक्ति के आँख पर आया, ठीक। तो ये आपतित हो गया, ये परावर्तित हो गया, और बीच में क्या है, छोटे छोटे बनाया हुआ क्या है, अभिलंब है। क्या है, अभिलंब है, ठीक है। तो देखो एच पी और ई, देखिए ये आर लिखा हूँ अभिलंब है, ई लिखा हूँ ये परावर्तित किरण है, तो ये एच पी ई एक ऐसा त्रिभुज बन गया, ऐसा एक त्रिभुज बन गया, ठीक है। एच पी ई, तो त्रिभुज एच पी ई व त्रिभुज ई क्यू एफ, ई कहाँ है हमारे पास, ये ई है, यहाँ पास ई, ये नेत्र ई है, ई क्यू एफ, तो यहाँ से ऐसे करेंगे तो यहाँ भी क्या बनता है, त्रिभुज बनता है, ठीक है। तो त्रिभुज एच पी ई और ई क्यू एफ में, ठीक है। अब यहाँ शुरू करना है आपको, मेन डिटेल्स कहाँ से होगा, ठीक है। देखिए ध्यान से कि किरण एच, ये इसको लिखना है पूरा पेपर में, है ना। यहाँ पर एच है, किरण एच है, ये वाला जो वाली किरण एच है, तो किरण एच है ना, सिर से निकल कर आप लोग ये मत समझना कि सिर में टार्च लगा है करके सही मतलब क्या बोला जाए कि यहाँ से किरण जाती है, ऐसे बोलते हैं, यहाँ से किरण, मतलब किसी भी प्रतिबिंब को देखने के लिए किरण की आवश्यकता होती है, ठीक है। तो हमारे शरीर से यहाँ से किरण निकलती है ना। हाँ, किरण एच सीड से निकलकर पी पर परावर्तित होती है, ये एच से निकलती है, और पी पर क्या होती है, ये पी बिंदु यहाँ पर परावर्तित होती है। बात समझ रही है आपको, है ना, या परिवर्तित होती है, या परिवर्तित होकर लिखना है यहाँ पर, परिवर्तित होकर, है ना, नेत्र ई में प्रवेश करती है। एकदम सिंपल तरीके से बता रहा हूँ, प्रवेश करती है, ये क्लियर हो गया। यहाँ से निकलती है, पी से टकराती है, और किस में प्रवेश करती है, ई में प्रवेश करती है। आर लिखा हूँ, उसमें मतलब आर क्या है, बीच का विलंब है, ई में प्रवेश करती है। तथा एच अर्थात एच कौन है, एच कहाँ से आ रहा है, एच हमारा क्या है, सिर है, तथा एच अर्थात सिर को कोष्टक मिला, सिर का प्रतिबिंब है ना, एच डैश पर बनता है। किस पर बनता है, एच डैश पर बनता है, मतलब ये जो एच है इसका प्रतिबिंब यहाँ पर बनता है, एच डैश पर बनता है। ये दर्पण है, इसको मैं दर्पण बनाता हूँ, दर्पण के पीछे भाग है, इसका प्रतिबिंब यहाँ पर बनता है, देखो एच डैश पर बनता है, ये एच है, ये जो सिर है उसका प्रतिबिंब एच डैश पर बनता है। क्लियर होगी, एकदम सिंपल। अब ये वाला अगर पहला लाइन लिख लिया तो दूसरा लाइन लिखने में बिल्कुल भी आपको परेशानी नहीं होगी। कैसे परेशानी होगी, देखिए, तथा एच डैश पर बनता होगा, ठीक है, तथा दूसरी किरण एफ, यहाँ पर दिख रहा है एफ, दूसरी किरण एफ, पहला किरण एच था, दूसरी किरण एफ यहाँ जा रही ना, तो दूसरी किरण एफ पैर से निकलकर क्यू पर परावर्तित होकर नेत्र ई में प्रवेश करती है। सेम लिखा हूँ मैंने, बस आपको पॉइंट बदला हुआ है। एच से निकलती थी तो एफ से निकला है, पी पर आप परावर्तित होती थी तो क्यू पर परावर्तित होती है, और दोनों जगह कहाँ जाती है, नेत्र में जाती है। ये देखिए यहाँ से परावर्तित होकर किस में जाती है, नेत्र में प्रवेश करती है। तथा एफ अर्थात पैर का प्रतिबिंब है ना, एफ का प्रतिबिंब है, एफ डैश पर बनता है, अर्थात एफ डैश कहाँ है भाई, यहाँ पर एफ डैश पर बनता है। ये देखिए यहाँ पर एफ डैश है ना। अब यहाँ तो लिख दिए, यही से पूरा कन्फर्म हो गया है कि व्यक्ति यहाँ से दिखेगा तो यहाँ से बिंदु यहाँ तक पूरा दिखाई दे रहा है आपको, मतलब इतने ही भाग में वस्तु को दिखाई दे रहा है। चलो इसको हम लोग सिद्ध करके देखते हैं, ठीक है, चलिए हाँ शुरू करते हैं। त्रिभुज
एच पी ई, ठीक है, एच पी ई व त्रिभुज ई क्यू ई, एच पी ई ये रहा पूरा त्रिभुज, व त्रिभुज ई क्यू एफ, सॉरी यहाँ पर एफ रहेगा, ई क्यू एफ रहेगा, ठीक है, ई क्यू एफ, यहाँ पर ई क्यू एफ, या तो एफ क्यू ई भी लिख सकते हो, कोई बड़ी बात नहीं है, ठीक है ना। ई क्यू एफ में क्रमशः, है ना, पी आर व क्यू एस, देखिए एच पी ई है ना, उसके बीच पी आर, ये बीच में जो अभिलंब बनाना है अपने को, पी आर, पी है ना, बिंदु का नाम पी और पी आर, और ई क्यू एफ के बीच हमको क्या करना है, यहाँ पर ऐसे एक अभिलंब बनाना है क्यू एस, है ना, इसलिए पी आर लिखा हूँ इसको मैं, पी आर, यहाँ पर पी आर, और क्यू एस मतलब क्यू और एस, है ना, अर्थात त्रिभुज एच पी ई व ई क्यू एफ में क्रमशः पी क्यू व क्यू एस, है ना, एच एफ पर अभिलंबित कीजिए, अभिलंबित कीजिए, मतलब एफ है, एच एफ क्यों बोला जाए, पूरा यहाँ से लेकर व्यक्ति की लंबाई को बताया है, एच यहाँ और एफ पूरे व्यक्ति, इसी के दोनों के ऊपर कौन है, पी आर है और कौन है, क्यू एस है, अर्थात ये त्रिभुज है, त्रिभुज में क्रमशः पी आर और क्यू एस एच एफ पर अभिलंबित कीजिए, अभिलंबित कीजिए, यह किया गया, ओके, यह अभिलंबित है, ऐसे भी लिख सकते हो, है ना। अब ये तो हम लोग जान गए, तो अब यहाँ पर ये हो गया, तो हमारे पास ये यहाँ से एक किरण आ गई है, तो आपतित किरण हो गई ये, ठीक है, ये हो गया हमारे लिए आपतित किरण, और ये हो गया परावर्तित किरण। अब एक बात ये है कि कन्फ्यूजन इसमें ये रहती है कि कई बार बच्चे क्या सोचते हैं, बच्चे ये सोचते हैं कि कौन आई और कौन आर पहले से मान दिए हैं, कौन आई और कौन आर पहले से मान दिए हैं, तो आपको बता दूं कि एक किरण है वो एच से निकलती है, ऐसे होकर नेत्र में टकराती है, हो गया, ये तो हो गया, है ना। दूसरी किरण है एफ से निकलती है, नेत्र में टकराती है, ऐसे भी हो गया। तो भाई इधर से आ रहा है तो कौन आई है, आपतित किरण हो गया, है ना, सॉरी ये वाला आपतित किरण हो गया, और आपतित किरण और अभिलंब के बीच का बना हुआ ना आपतन कोण, ये तो समझ आता है, लेकिन सर ने आपतन कोण यहाँ पर लिख दिया है, बात समझ रही ना, आपतन कोण यहाँ से अगर आ रही है तो आपतन कोण को यहाँ लिखना था, है ना, और परावर्तन कोण को यहाँ लिखना था, तो ये बड़ी बात नहीं है, ये क्या कर सकते हैं, इधर से आया है प्रकाश, इधर टकराया है, खत्म, बात सच ना, क्योंकि हमको नेत्र से लेना है ना, ठीक, इसमें कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए आपको कि सर इधर को आई इधर को एफ लेते हैं, ठीक है, तो ये कौन आई कौन आर ये भी हो सकता है, ठीक है, क्योंकि यहाँ से निकल सकता है, मतलब इसका मतलब इससे हमको संबंधित नहीं है कि हम लोग कहाँ से प्रकाश आ रहा है ना, तो यहाँ से कौन आई इसको कौन आर इसको भी लिख सकते हैं आई टू, लेकिन हम लोग समझने के लिए दोनों एक जगह हो गई, लिए कौन आई वन आई आर वन आर टू, ठीक, ऐसे माने, ठीक, चलिए अब हम लोग चलते हैं परावर्तन के नियमानुसार, परावर्तन के नियमानुसार, परावर्तन के नियम क्या बोलता है भाई, कोण आई बराबर कोण आर, जानते हैं हम लोग, तो इसका हमारे पास तो दो कोण है ना, तो कोण आई वन कोण आर वन बराबर कोण आई टू बराबर कोण आर टू, ये है हमारे पास, ठीक है, यह किसके आधार पर, यहाँ पर लिख दो अच्छा सामने में तो लिख दिया, तो कोई दिक्कत नहीं, इधर लिखने की जरूरत नहीं है, तो क्या करेंगे हम लोग, क्लियर हो गई, तो क्या करेंगे हम लोग आगे, या आगे हम लोग करेंगे, हमारे पास क्या क्या है, एच आर, है ना, अब हमारे पास क्या है उसको ध्यान सुनना कि एच और ये आर है हमारे पास, है ना, एच आर क्या है, एच आर है क्या, उसे समझना है, और एक चीज़ और बता रहा हूँ ध्यान सुनना, क्योंकि इसमें कन्फ्यूजन हो जाती है बच्चों को, आर ई कौन है ये भी याद रखना, आर और ई ऐसा, है ना, तो आपको बता दो कि एच आर है आपका एच पी
आर। ठीक है, एच आर कौन है आपका, एच पी आर, एक ये आपतन कोण है ये। ठीक, और आर ई कौन है, आर ई कौन है, आर अभिलंब है ना, आर ई कौन है, तो आर है आर पी ई, इसको 60 में एच आर लिख दिया गया है और आर ई लिख दिया गया है। ठीक है, तो एच पी आर ये है, इसको आर एच आर लिखे हैं, एच आर लिखे हैं, और आर पी ई है, इसको बोलते हैं आर ई लिखे हैं। तो ये दोनों बराबर है, क्यों क्यों क्यों, कोण आई बराबर कोण आर, कोण आई का मान इधर है, कोण आर का मान इधर है, बीच में क्या है, अभिलंब है। ठीक, तो दोनों का मान क्या है, बराबर है, इसलिए हम लोग आर लिखे हैं। क्लियर हो गया आपको। ठीक, अब आप लोग देखते हैं कि हमारे पास आर ई है और एच पी आर है, मतलब आर एच है ना। तो एक बात बता दूं कि जो एच ई है, अब देखिए एच और ई पूरा कंप्लीटली, एच पी आर, ये आर है ना, आर के बारे में बात हो रही थी, और आर पी ई के बारे में बात हो रही है। तो अब मैं बताता हूँ कि एच पी ई कौन है, अर्थात एच ई कौन है। एच ई का आधा कौन है, आर पी ई है, और एच ई का ही आधा कौन है, एच पी आर है कि नहीं, है ना। बात समझ रहे आपको, नहीं आ रही, फिर से देखते हैं हम लोग कि एच है ना, मैं इसको थोड़ा बड़ा कर देता हूँ जी यहाँ पर, क्योंकि इसी को मैं थोड़ा बना देता हूँ ऐसे। यहाँ पर लिखा हूँ मैं एच लिखा हूँ, ठीक, यहाँ पर मैंने पी लिखा है ये वाला, यहाँ पर मैंने लिखा है आपके लिए ई, इसको मैंने अभिलंब बनाया है ऐसे, ठीक, इसको लिखा है मैंने आर। ठीक, अब कन्फ्यूजन दूर हो जाएगा आपका, है ना। तो देखिए एच आर, ये एच आर है, ठीक है, एच आर किसके बराबर है, आर ई के बराबर है, क्यों, एच पी आर ये कौन आई है, और आर पी ई ये कौन आर है। तो आर और आई का मान क्या है, बराबर यहाँ पर लिखे हैं, तो इसीलिए एच आर बराबर आर ई हो गया। ठीक, अब यहाँ पर मैंने लिखा है एच ई बटा 2। अब इसका मतलब क्या है कि हमको यदि एच आर का मान निकालना है, किसका मान निकालना है, एच आर, कन्फ्यूजन मत होना, एच पी आर का मान निकालना है, अर्थात एच आर का मान निकालना है। तो क्या करना पड़ेगा आपको कि एच पी ई के मान से 2 को भाग दो। अब देखो एच पी ई के मान के अंतर्गत 2 मान है हमारे पास, एच पी आर का मान है और आर पी ई का मान है। बात समझ रही है, हमको यदि एच पी आर का मान निकालना है तो क्या करना पड़ेगा अपने को कि एच पी ई है, उनका आधा भाग है एच पी आर, और एच पी ई का आधा भाग है आर पी ई। तो अगर हमको एच पी आर अर्थात एच आर का मान ज्ञात करना है तो हमको एच पी ई को 2 से भाग दे देंगे, क्योंकि 2 भागों में बट रहा है, ठीक है, तो हमको एच पी आर का मान निकल जाएगा, अर्थात एच आर का मान निकल जाएगा। उसी तरह यदि हमको आर ई का मान निकालना है, अर्थात आर पी ई का मान निकालना है, तो क्या करना पड़ेगा आपको, आर ई है तो हमको क्या करना पड़ेगा, एच पी ई को अर्थात एच ई को 2 से क्या कर देना है, भाग देना है, तो निकल जाएगा। इसको मैं न्यूमेरिकल भी बताता हूँ एक बार कि एच पी ई का मान अगर 100 है, कितना है, 100 है, तो एच पी आर का मान निकालना है तो क्या करना पड़ेगा, 2 से भाग कर दो, करना है 50, तो एच पी आर का मान 50 हो जाएगा। उसी तरह अगर आर पी ई है ना, और एच पी ई है तो एच पी का मान 100 है और आर पी का मान करना है तो 2 से करो तो 50, तो आर पी ई का मान भी कितना आ जाएगा, 50 आएगा। अब इससे ज़्यादा और समझाया नहीं जा सकता, है ना। ठीक है, तो एच आर बराबर एच ई बराबर एच आर बराबर आर ई, ठीक है, एच आर अर्थात एच पी आर बोलते हैं ना उसको, तो एच आर बराबर आर ई, ये हो गया, बराबर एच ई अर्थात एच पी ई को बोलेंगे, है ना, तो एच ई अपान क्या है, 2, ये लिखा गया है। ठीक, इसको मान लेते हैं समीकरण फर्स्ट। अब ये वाला भाग हो गया, अब ये नीचे वाला देखते हैं, नीचे वाला में क्या है हमारे पास, नीचे वाला पर हमारे पास है एच आर की जगह क्या है हमारे पास, एस ई है,
या एस एफ है, दोनों तरफ से चलेंगे, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, चलिए, तो हमारे पास क्या है, एस एफ, एस एफ, एस एफ। ठीक है, यहाँ पर है वो कौन है, वहाँ पर है ई है, कौन है, ई, ये वाला भाग है ई। अब इससे हमको एच और आर से कोई मतलब नहीं है, हमको केवल ई से मतलब है, ई क्यू एफ, इसी से मतलब है। तो एस, एस एफ बराबर, एस एफ बराबर एस ई, या एस ई बराबर एस एफ, दोनों चलेगा। ठीक है, तो एस एफ बराबर एस ई बराबर, है ना, पूरा पूरा कौन है, ये बिंदु ई है और ये बिंदु क्या है, एफ है। जैसे कि ए बिंदु एच था और ई था, एच था और क्या था, ई था, पूरा पूरा बिंदु एच और ई जी, और इसका पूरा पूरा बिंदु क्या है, ई और एफ है। तो इसका मतलब क्या होगा कि ई और एफ बटा 2, समीकरण 2, ये सेम सेम बना है दोनों, है ना। इसको जो मैंने समझाया आपको इस तरह से इसको भी सेम लेना है अपने को। एस एफ, एस एफ, एस एफ बराबर एस ई बराबर पूरा ई और एफ बटा 2। ई और एफ को हम लोग दो भागों में बांटेंगे, तब हमको एस क्यू एफ और एस क्यू ई का मान निकलेगा। ठीक, ये समीकरण 2 हो गया। ठीक है, अब अब क्या है कि पी क्यू बराबर आर एस, पी क्यू बराबर आर एस, क्यों पी क्यू बराबर आर एस हो है बताओ मुझे, है ना, ध्यान सुनना इसको। ठीक है, पी और क्यू का मान ये इधर से ऐसे बराबर है, तो इसी के जस्ट ऐसे अभिलंब लिखी चाहिए, यहाँ पर भी अभिलंब खींचा है, तो पी क्यू के बराबर होता है आर एस। यहाँ पर बीच में आ रहा है ना अभिलंब, यहाँ पर अभिलंब है और यहाँ पर अभिलंब है। यहाँ का नाम है पी क्यू, सॉरी, यहाँ का मान है पी क्यू, क्या है, पी क्यू, और यहाँ का मान है आर और एस। ठीक है, आर और एस, तो यहाँ पर बीच में क्या है, अभिलंब है, क्या है, अभिलंब, और यहाँ पर भी क्या है, अभिलंब। तो यहाँ एकदम फिक्स लाइन में अभिलंब है, मतलब इनका मान जितना है उतना मान यहाँ का मान भी रहेगा, अर्थात इसीलिए लगेगा पी क्यू इक्वल टू आर एस। यहाँ पर एस है, यहाँ पर क्या है, बीच में क्या है, आर, ये अभिलंब ना, और अभिलंब के जस्ट नीचे वाला लाइन को ई बोलते हैं। ई को बारे में बात नहीं कर रहा हूँ मैं, केवल आर के बारे में बात कर रहा हूँ, अभिलंब वाले में बात कर रहा हूँ। तो आर अपान, सॉरी, आर और एफ, सॉरी, आर और एस, इसके बारे में बात चल रही है, आर और एस। तो पी क्यू इक्वल टू आर एस, ये लिखा गया है। ठीक है, पी क्यू इक्वल टू आर एस, ये लिखा गया है। ठीक है, अब हम लोग जानते हैं पी क्यू इक्वल टू आर एस हमने लिख दी है। अब आगे का पॉइंट क्या है कि पी क्यू कौन है, पी क्यू कौन है, सॉरी आ लिख दिया मैं यहाँ पर, पी क्यू कौन है। तो पी क्यू कौन है उसको देखना, यहाँ पर नीचे कर देता हूँ थोड़ा सा मैं, पी क्यू कौन है। तो पी क्यू कितने भागों में बटा हुआ है ना, वो बटा हुआ है आर ई में, ये आर और ई में, और बटा होता है ई और एस में। इसको थोड़ा जूम करके दिखाना पड़ेगा आप लोगों को, है ना, तभी समझ आएगा। उसको मैं थोड़ा सा कर देता हूँ कि यहाँ पर मैंने लिखा था एच, यहाँ सीट से आया था, टकरा के कहाँ गया था, नेत्रम गया था, नेत्र को बोलते हैं ई। ठीक है, और एक नेत्र यहाँ पर अभिलंब बना देते हैं, अभिलंब है। ठीक है, अभिलंब को माने थे क्या, आर, ये भी क्लियर हो गया। और ये नेत्र है, अब नेत्र से फिर एक यहाँ पर ये गया था, प्रकाश गया था। ठीक है, टकराने के पश्चात कहाँ आया था, वो पैर में आया था, यहाँ पर पैर में आया था, पैर को क्या माने थे, एफ। ठीक है, और ये बीच में जो बना था वो क्या बोलते थे, एस। ठीक है, और ये वाला जो बिंदु उसका नाम क्या है, पी है, और ये वाला बिंदु का क्या नाम है, क्यू है, ऊपर में लिखा है, नीचे बना रहा हूँ, उसको ध्यान से सुनना। ठीक है, ये हो गया, है ना, और इसको दर्पण मानते हैं ये। ठीक है, दर्पण मानते हैं। अब मैं किसके बारे में बात कर रहा हूँ, पी क्यू क्या है, पी क्यू क्या है, ये पी और ये क्यू क्या है। तो पी क्यू के अंतर्गत आ रहा है आर ई। मैंने बताया था कि पी क्यू बराबर क्या है, आर एस, लिखा हूँ यहाँ पर मैं, पी क्यू बराबर क्या है, आर एस।
क्यों हुआ है बता दिए, यहाँ पर अभिलंब है, यहाँ पर अभिलंब है, ठीक है। इन दोनों के बीच की दूरी और इन दोनों के बीच की दूरी क्या है, बराबर है। तो पी क्यू इक्वल टू क्या लिखे हम लोग, आर एस लिखे हैं। अब पी क्यू कौन है, तो पी क्यू के अंतर्गत आता है आर ई आ रहा है, आर ई की लंबाई आ रहा है यहाँ पर, ठीक है। और क्या आ रहा है, ई एस की लंबाई आ रहा है, ई एस की लंबाई। इसीलिए क्या बोलेंगे कि यदि हम लोग आर ई अर्थात आर पी ई, तो आर पी लिखने की जरूरत नहीं है, आर ई और ई क्यू एस अर्थात ई एस, ठीक, इन दोनों को जोड़ेंगे तो क्या बन जाएगा, वो ये बन जाएगा आपका पी पी क्यू के अंतर्गत ये सब आता है। तो पी क्यू इक्वल टू आर ई प्लस ई एस, ठीक है। ई एस या करते हैं ए सी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। क्लियर होगी बात मेरी, हाँ। चलिए अब पी क्यू बराबर आर ई कौन है, आर ई कौन है भाई, तो आर ई का मान हमने ऊपर में लिखा है, देखो आर ई इक्वल टू एच ई अपान 2 लिखा है, तो इसी जगह डाल दो एच ई अपान 2, ठीक। ई एस का मान कहाँ है हमारे पास, ई एस का मान क्या है, यहाँ पर ए सी लिखा हुआ है, मतलब यही ई एस है, ठीक है। ई एस का मान, इसको ए सी लिख देना आप लोग, कोई दिक्कत नहीं है, या तो इसको ई एस लिख देना, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो ई एस ई अर्थात ए सी, या कर सकते हैं हम लोग ई एस का मान क्या है हमारे पास है, ई एफ बटा 2 प्लस ई एफ बटा 2। क्लियर हुई बात मेरी, जगह तो अवेलेबल नहीं हो पा रही है ना। चलिए ये हो गया हमारे पास। तो आप जानते हैं कि हम लोग 2 को अगर कॉमन कर देते हैं ना, ठीक है, तो क्या हो जाएगा यहाँ पर, ये हो जाएगा, थोड़ा सा जगह बना लेते हैं यहाँ पर और ग्राफ पेपर में, कि यहाँ पर पी क्यू दिख तो रहा है ना, पी क्यू इक्वल टू 1/2, ये बाहर हो गया, और क्या बनेगा बचा अपने पास, एच ई प्लस ई एफ बचा, ठीक है। ये हो गया अपने पास, है ना। अब पी क्यू बराबर 1/2, ये एच ई और ई एफ कौन है भाई, एच ई और ई एफ कौन है, तो बता दूं, एच ई ये है, एच पी ई, बात समझ आ रही है, और ई एफ कौन है, ई एफ कौन है, तो वो है ई क्यू एफ है अपने पास। तो एच पी ई है ना, एच पी ई मतलब एच ई, ओनली एच ई, ठीक। और ई क्यू एफ मतलब क्या, ई एफ। ये दोनों जने को मिलाएंगे तो क्या बनेगा, ये पूरा का पूरा बन जाएगा यहाँ वस्तु के सिर से लेकर पैर तक की लंबाई, यहाँ से यहाँ तक की लंबाई, ठीक है। तो बात समझिए, एक बार फिर बताता हूँ, एच ई अर्थात एच पी ई, ठीक है, ये कौन है, एच पी ये है, ठीक, सॉरी एच ई ये है, ओके। और ई एफ कौन है, ई क्यू एफ अर्थात ई एफ, ये ई एफ है। तो एच पी ई और ई क्यू एफ किसके बराबर है, पूरा एच से लेकर एफ के बराबर है, पूरा एच से लेकर, इसलिए ना हम लोग एच ई और ई एफ की जगह हम लोग लिखेंगे डायरेक्टली एच एफ। तो यहाँ पर लिख दें हम लोग एच एफ। ये एच एफ कहाँ से है समझ आया, पूरा एच एफ क्या है, मनुष्य की लंबाई है, ठीक है, ये अर्थात वस्तु की लंबाई है। अब देखिए थोड़ा सा कि हम लोग पी क्यू इक्वल टू 1/2, ये एच एफ इसका गुना हो जाएगा तो ऊपर में हो जाएगा एच एफ हो जाएगा, तो एच एफ अपान 2। तो आपको क्या समझ रहा है, यही पॉइंट को आपको समझना है। इसका मतलब क्या होता है, इसका मतलब ये है कि ये एच एफ कौन है भाई, एच एफ क्या है, व्यक्ति है, कौन है, व्यक्ति, एच एफ पूरा व्यक्ति है ना। तो व्यक्ति का, है ना, व्यक्ति की लंबाई कौन है, एच एफ है, व्यक्ति की लंबाई का आधा, ठीक है। अर्थात ये कौन है, पी क्यू है, दर्पण का उपयोगी भाग है, पी क्यू क्या है, दर्पण का उपयोगी भाग है। तो यहाँ पर लिखना आप लोग कि दर्पण का उपयोगी भाग मतलब पी क्यू, ठीक है, उपयोगी भाग उस व्यक्ति के लंबाई का आधा होगा,
ये व्यक्ति की लंबाई है HF और HF का 2 किया मतलब आधा, तो व्यक्ति की लंबाई का आधा, ठीक है, दर्पण का उपयोगी भाग होगा, मतलब P को भाग उस व्यक्ति की लंबाई का आधा हो गया। मतलब ये व्यक्ति है, उस व्यक्ति की लंबाई कितना है, आधा कितना है, मान जाए H और E तक आधा है, अर्थात हमारे पास इसको यहाँ से लेंगे तो R और S लेंगे, ये व्यक्ति का आधा भाग है, वो आधा भाग से ही वस्तु के PQ वाला भाग से पूरे शरीर के भाग को क्या कर देगा, वो देख पाएगा, ठीक है। अर्थात इतने दर्पण की और ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो लास्ट में क्या लिखना वो तो क्लियर हो गया आपको कि दर्पण का उपयोगी भाग, दर्पण का कौन सा भाग है, उपयोगी भाग है, वह उस व्यक्ति की लंबाई के आधा होगा जो दर्पण के अपना प्रतिबिंब दिख रहा है, ठीक है ना। ये क्लियर हो गया आपको। चलिए आगे का जो पॉइंट आता है वो आता है बहुप्रतिबिंब, है ना। तो इसमें क्वेश्चन ये आता है कि यदि दो समतल दर्पण को ठीक है समकोण पर रखा जाए तो उसमें कितने प्रतिबिंब बनेंगे। नहीं समझ रहा है, देखिए मान हमारे पास एक दर्पण यहाँ पास है ऐसे, ठीक है, और एक दर्पण यहाँ पास है हमारे पास ऐसे, है ना, एक दर्पण यहाँ पास है हमारे पास, और यदि हम लोग वस्तु यहाँ पर रखते हैं तो कितने प्रतिबिंब बनेंगे। आपके माइंड में ये चल रहा होगा कि एक प्रतिबिंब ये बनाएगा, कौन बनाएगा, एक दर्पण बनाएगा, और दूसरा प्रतिबिंब ये दर्पण बनाएगा। भाई तो इस दर्पण में जो प्रतिबिंब बना है वो प्रतिबिंब इस दर्पण में फिर दिखेगा ना, और इस दर्पण में जो प्रतिबिंब बना है वो इस दर्पण में फिर दिखेगा ना। बात समझ रही है, नहीं आ रही है। ये वस्तु रखा हुआ है तो एक प्रतिबिंब इस दर्पण में बनेगा, दूसरा प्रतिबिंब इस दर्पण में बनेगा, तो इस दर्पण में बना हुआ प्रतिबिंब है यदि इस दर्पण में फिर दिखाई देगा तो, या इस दर्पण में बना हुआ प्रतिबिंब फिर इसमें दिखाई देगा। ऐसे अगर आमने सामने रखते हैं दर्पण को तो दिखतेगा ना, वो पहला वाला दर्पण का। अच्छा एक दूसरे को आँख में देखना एक दूसरे में आँख में देखना कि आपका चेहरा उसके आँख में दिखाई देगा, उसका चेहरा आपके आँख में दिखाई देगा, है ना। उसी तरह क्या होता है कि इस दर्पण का इस दर्पण में दिखेगा, इस दर्पण के इस दर्पण में, ऐसे होते जाएगा, बहुत अंदर जाते जाते जाएगा, तो ये बहुत सारे प्रतिबिंब बनेंगे उसको, इसीलिए इसको बहुप्रतिबिंब बोलते हैं। तो इसका कोई बड़ी बात नहीं है, एकदम सिंपल सूत्र है कि यदि दर्पण को 90 अंश में रखा जाता है ऐसे तो कितने प्रतिबिंब बनेंगे, ये क्वेश्चन बनता है। यदि दर्पण को 80 अंश में रखा जाता है ऐसे तो कितने प्रतिबिंब बनेंगे, 35 में रखते हैं कितने प्रतिबिंब, ऐसे क्वेश्चन बनते जाता है। तो इसके लिए मैं एक सूत्र दे रहा हूँ, है ना, ब्रह्मास्त्र है ना, कि यहाँ पर लिखना आप लोग प्रतिबिंब की संख्या बराबर, प्रतिबिंब की संख्या बराबर, है ना, ये हो जाएगा 360/θ -1। ये आपका सूत्र है। ये अगर सूत्र आपको याद है तो किसी भी सवाल को आप बना सकते हो। जैसे कि एक सवाल को बनाकर दिखाता हूं मैं कि यदि दोनों दर्पण को हम लोग समतल दर्पण को 90 अंश पर रखते हैं, किस मान पर रखते हैं, 90 अंश पर रखते हैं ऐसे, है ना, दोनों के एक साथ ऐसे, एक दर्पण इधर एक दर्पण इधर, तो कितने प्रतिबिंब बनेंगे। तो कितने प्रतिबिंब बनेंगे देखिए, मतलब दोनों दर्पण के बीच का कोण कितना है, 90 अंश, तो कितना प्रतिबिंब बनेगा। थीटा की जगह अपने को उस कोण का अंश कमा रखना है। तो हमारे पास 365, तो 365 लीजिए, 360 थीटा का मान कितना है, 90 अंश है, 90 अंश है -1 है, ये हो गया 9 चौक 36, हो जाएगा 4 -1, मतलब क्या है 3। अर्थात अगर ऐसे रखेंगे इन दोनों को तो कितने अंश का कितने प्रतिबिंब बनेंगे, 3 प्रतिबिंब बनेंगे। कैसे बनेंगे उसको बता देता हूँ। इस दर्पण का प्रतिबिंब ऐसे यहाँ पर बनेगा, तो यहाँ से यहाँ एक प्रतिबिंब बनेगा, यहाँ से एक प्रतिबिंब बनेगा, ठीक है, और इसका एक प्रतिबिंब कहाँ पर बनेगा, यहाँ पर बनेगा इस दर्पण में, और दोनों दर्पण के बीच अगर ऐसे रखा जाए तो इन दोनों के बीच एक प्रतिबिंब यहाँ पर बनेगा, ठीक है। तो हमको कितने प्रतिबिंब, 1 2 3 प्रतिबिंब बनेंगे। अब क्वेश्चन में आप और हल करके देख सकते हो कि यदि दोनों कोण को हम दोनों दर्पण को हम यदि 60 अंश के झुकाव के साथ रखते हैं, मतलब ऐसे रखते हैं, तो कितना करेगा। आप लोग क्या करना है, नीचे 60 लिख देना है, कट कर देना है, और ये कटा देना है, जो आएगा उसको 1 से क्या कर देना है, माइनस कर देना है, निकल जाएगा प्रतिबिंब की संख्या। यदि 120 अंश के कोण में कर दिया जाए, ऐसे फैला दिया जाए, तो कितना बनेगा, ऐसे आएगा 120 लिखना, कटा देना है यहाँ पर 12 36, 2 प्रतिबिंब बनेगा, ऐसे बनते जाएगा आपको, ठीक है। तो आप और चैनल में आए तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा, और आपका नेक्स्ट पार्ट आ जाएगा अपवर्तन, ठीक है, पार्ट नंबर 3 आएगा, अभी ये पार्ट 2 है।
आगे आएगा पार्ट 3।